इंडिया से एक भी इंडिविजुअल, एक भी ऑर्गेनाइजेशन आप अभी जाके यूनाइटेड नेशंस के 1267 सैंक्शंस कमेटी की लिस्ट पर देखें, नहीं मिलेगा। आपके मुल्क से 150 हैं। किस किस को बताते फिरेंगे? इसी वजह से पासपोर्ट की रैंकिंग इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया के बराबर है। ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा स्काई न्यूज के इंटरव्यू में, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा स्काई न्यूज में इंटरव्यू में कि हमारा दहशतगर्दी के साथ, दहशतगर्दों के साथ में एक माजी रहा है, एक पास्ट रहा है। वो शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए? की ट्रेड भी नहीं हो रही थी। रॉ मटेरियल जो है आप हिंदुस्तान से सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक तगड़ी और एक बहुत ही दमदार इंडिया पाकिस्तान की डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे शकील चौधरी साहब को, जिनके शो में होंगे पाकिस्तान की तरफ से सोहेल भट्ट, जो पाकिस्तान के एक रिनाउंड बिजनेसमैन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और भारत की तरफ से होंगे अरविंद सहारन, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, पत्रकार और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पिछले दिनों एक आपका व्लॉग मैंने देखा जिसमें आप काफी जज्बाती हुए थे, तो मैं चाहूंगा कि अपने ऑडियंस को एक उसका पार्ट जो है वो सुनवाऊं। जब भी इंडिया के अंदर इस तरह का कोई वाकया होता है तो आप उठ के इल्जाम लगा देते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि ये जी पाकिस्तान ने करवाया है। हम इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं, हमारी मजबूरी है ये। हमें ये पता है कि माजी में जिस तरह से आप टेररिज्म इंडिया के अंदर करवाते रहे हैं और उसका इल्जाम जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर लगाते रहे हैं, तो इस बार भी आपने यही किया है। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुकाबला किससे था? पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं। जो बेचारों ने पता नहीं चूड़ियां पहन रखी हैं, उन्हें तो बात करना नहीं आती है। इस बार उनका मुकाबला था पाकिस्तान के सोशल मीडिया के साथ। इंडिया 4 दहाइयां पहले सेकुलर होता था, हमें बड़ी उनकी सपोर्ट होती थी, बड़ा आसरा होता था कि यार एक तरफ ईरान है और उसके साथ दूसरा अफगानिस्तान है, तो यहां हम सेकुलर्स और जो लिबरल्स थे उनको बड़ा आसरा होता था इंडियन सोसाइटी का कि वो एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और वो बहुत बड़ा सेकुलर माशरा है। लेकिन ये 4 दहाइयां पहले की बात है। अब ये माशरा जो है इंडिया का वो सेकुलर नहीं है भाई। प्रैक्टिकल वेपन्स का नाम सुना है आपने? आपने हमारी आवाम से ज्यादा सुना हुआ है। वो किस लिए बनाया है? घास चढ़, हमने घास खाकर वो वेपन्स बनाए हैं। आप जरा ब्लॉकेट करके देखें, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कराची को ब्लॉकेट करें, आपका वो हाल करेंगे। वो आपकी जो आप दोस्त लिए फिरते हैं ना, वो भग करके उड़ा देंगे। और जब वो भग करके उड़ेगी ना, तो आपको नानी का छठी का दूध याद आ जाएगा, आपको नानी अम्मा याद आ जाएगी आपकी। और आप क्या बकवास कर रहे हैं कि आपने सिंतास मुआहिदा जो है वो एक तरफा तौर पर, और हमारी गवर्नमेंट जो है क्या मौकफ ले रही है। शर्म आती है मुझे अपनी गवर्नमेंट को देखकर। आप निकालें अपने वेपन्स और टारगेट करें इन सारे डैमों को, और मैं देखता हूं कि ये जो हिंदू बनिया है वो किस तरह से आपका पानी रोकता है यार आप। अच्छा भट्ट साहब, बहुत से लोग इंडिया में ये बात करते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां से हमें कभी ठंडी हवा नहीं आई। आप गांधी और नेहरू के इंडिया के बड़े एडमायरर हैं, वहां के म्यूजिक और कल्चर के बड़े एडमायरर हैं, लेकिन सर बहसियत मजमूई पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी नेशन ने कभी उस इंडिया को अप्रिशिएट नहीं किया, कभी एडमायर नहीं किया। यू मे बी अ माइनॉरिटी, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, क्योंकि हमारी जो किताबें हैं उनमें तो सबसे ज्यादा नफरत जो है वो कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू के और गांधी के खिलाफ भरी हुई है कि वो फाशिस्ट थे, वो मुसलमानों को क्रश करना चाहते थे। तो आपका रवैया जो है इन मुश्किल हालात में भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए था उन लोगों के बारे, उन लोगों से, उन लोगों की निस्बत जो कि उस नैरेटिव को बाय करते हैं, उसको बिलीव करते हैं, टू नेशन थ्योरी को दिलो जान से मानते हैं। आपकी बातों से ये लगा कि आप टू नेशन थ्योरी के क्रिटिक हैं, आप उसको नहीं मानते, क्योंकि आपने कहा कि 1000 साल तक हम इकट्ठे रहे। लेकिन यहां पे आके आप बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए, बुरा ना मानिएगा। आपने ये लिखा, इस हवाले से दूसरी राय ही नहीं है कि पाकिस्तान को शिद्दत पसंदी का रास्ता तर्क करके कारोबार, तिजारत और मईशत की राह अपनानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक हमसाया जमहूरियत, बर्दाश्त यानी टॉलरेंस और सेकुलरिज्म का रास्ता छोड़कर जुनूनियत यानी फनेटिसिज्म, इश्तियाल, प्रोवोकेशन और नफरत की राह अपना ले, अपनाकर आपको तबाह बर्बाद करने पर तुल जाए।
आपको मलिया मेट करने और सफा हस्ती से मिटाने के दर पे हो और आप अमन की आशा के गीत गा रहे हो, लेकिन आप एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल, क्वेटा, लाहौर और चंद और जाफर एक्सप्रेस को भूल जाते हैं। तो सर ये जो एक बयानिया है, ये जमाते इस्लामी के किसी बंदे से हम सुने तो आपको समझ आती है, लेकिन आप जैसा बंदा, लिबरल सेकुलर बंदा, जो इंडिया के सेकुलरिज्म को मिस करता है और वो कहता है कि इंडिया में सेकुलरिज्म नहीं रहा, पाकिस्तान में तो सर सेकुलरिज्म जो है वो एक गाली है, उसको तो कहते हैं ये एक सिनिस्टर कंस्पिरेसी है। तो आप मिस कर रहे हैं वहां के सेकुलरिज्म को। तो ये मुझे काफी तजाद इन बातों में नजर आता है। अरविंद, आप क्या कैसे देखते हैं? फिर भट्ट साहब से पूछते हैं इन चीजों के बारे में। जी, मैं तो भट्ट साहब से सबसे पहले तो ये कहूंगा कि बड़ा ही अच्छा लगा इनके ख्यालात को सुन के कि जी पाकिस्तान में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान से उन्हें ठंडी हवाएं आती रही हैं, हमारे जो म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, उनको ये पसंद करते आए हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं तो ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो कल्चर है वो कोई 78 सालों के अंदर तो तब्दील हो नहीं सकता था। जो सुर हैं, राग हैं, वो तो तक़सीम के साथ आप उनको तक़सीम नहीं कर सकते। मौसीकी जो पहले थी हज़ारों सालों से, वो आज भी वही है। तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि हम एक ही लोग हैं। दो कौमी नज़रिया अपनी जगह पर है, झूठा है, सच्चा है, वो आप जानें और आपकी आने वाली नस्लें जानें कि आप कैसे उसके साथ रिकंसाइल करते हैं, जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है। लेकिन एक सच ये है कि हम एक ही लोग हैं। एक ही लोग हैं, इसीलिए शायद आज यहाँ पे बैठे हैं, एक-दूसरे की बात भी समझ लेते हैं और अपने ख़्यालात का इज़हार भी कर लेते हैं। मुमकिन है भट्ट साहब अगर 5-6 नस्ल पीछे जाएँ, तो हो सकता है कोई हिंदू या सिख आपके बड़े निकलें। 1000 साल का जो अरसा है, वो तो बहुत होता है जी। 100 सालों के अंदर 5 नस्लें जवान हो जाती हैं। 1000 सालों में तो अब आप लगा लें पूरी मैथमेटिक्स कितनी है। उससे पहले भी मैं तो ये कहूँगा कि हम एक ही खित्ते के लोग थे। इस्लाम जब यहाँ नहीं आया था, तब भी भट्ट साहब भी यहीं थे, अपना डीएनए टेस्ट करवा लें, मेरा करवा लें, तो मुमकिन है हमारे अंदर 95% सिमिलैरिटी हो, क्योंकि जड़ावाला मेरे घर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगर सीधी सड़क से आऊँ तो 2 घंटे भी नहीं लगेंगे और जड़ावाला पहुँच जाऊँगा। वैसे मैं गया भी हूँ जड़ावाला, ये भी बता दूँ। चक 105 जीबी भगत सिंह के घर भी गया हूँ और वो एक फ्रीडम फाइटर जिसने कि एक ख्वाब देखा था मुत्तहिदा हिंदुस्तान का, आज सोचें कि उसकी रूह को कितना ज़्यादा इस बात पे जो है रंजो-गम होता होगा, तकलीफ़ होती होगी कि आज हम कहाँ मज़हब के नाम पे लड़ रहे हैं। उनकी तो तमाम राइटिंग्स जो हैं, वही जो है मज़हबी शिद्दत पसंदी के खिलाफ है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, भट्ट साहब जैसे लोग हिंदुस्तान को अपना कल्चरल जो है घर समझते हैं और है भी। सही मायनों में अगर ये बरे-सगीर एक घर है, तो हिंदुस्तान उस घर का आंगन है। आप घर के किसी भी कमरे से बाहर निकलें, लौट के आपको उस आंगन में ही आना होता है। अगर आपने मैं जिन जिन घरों में बड़ा हुआ हूँ और मुमकिन है आप दोनों भी, उस ज़माने में घरों में आंगन का होना बड़ा ज़रूरी होता था। तो कल्चरली, सोशली हिंदुस्तान आंगन है और पाकिस्तानियों को उसमें आज नहीं तो कल लौट कर आना ही है, क्योंकि आपकी ज़बान, आपका खाना-पीना, आपका बूदो-बाश, तारीख, पीर, फ़कीर, त्योहार सब साँझे हैं। अब बात सर ले-दे के हिंदुस्तान का जो मुतालबा है आपके साथ, वो आपसे जो चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि भई आप दहशतगर्दी ना करें। आपने अगर कोई ऑल आउट जंग करके और हिंदुस्तान से कोई कश्मीर लेना है या कुछ और भी लेना है, तो वो आप ट्राई कर लें। 3-4 दफ़ा कोशिश हो भी चुकी है और अब इस दुनिया के अंदर जंग को लेके एपेटाइट बाकी भी नहीं है। मोदी साहब जिनके बारे में पाकिस्तान के लोग इतनी तनकीद करते हैं, ये ना भूलें कि उन्होंने ही रूस और यूक्रेन का जो इस वक़्त तनाज़ा चल रहा है, जो जंग हो रही है, उसके बारे में रशिया में खड़े होकर ये बात कही थी कि दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर। और ये मैं मोदी साहब की मैं जितनी बड़ाई करूँ उतनी कम है कि उन्होंने इस वक़्त जो है सब्र का यहाँ पे जो इम्तिहान उनका लिया जा रहा था बार-बार, उसको उन्होंने अपहोल्ड करते हुए और ये सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए।
वरना इस दुनिया की 20 से 25% आबादी इस वक्त के जिस खौफ से गुजर रही थी, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि कितना बड़ा हमारे यहाँ नुकसान हो सकता था। सवाल ये है कि हम हर चंद सालों में इस नहज पर क्यों पहुंच जाते हैं कि हमारे अंदर एक बहुत ही बड़ा डीप मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है। उसकी एक ही वजह है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, ये बंद होना चाहिए। मोदी साहब की अगर आपने स्पीच सुनी हो, उन्होंने कहा कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। आप अगर चाहते हैं कि हिंदुस्तान से बात हो, तो आप वंस एंड फॉर ऑल आप दहशतगर्द जमातों का, उनके पूरे इकोसिस्टम का आप उनका सफाया करें। एक अच्छी सिमत में मुल्क को लेकर जाएं। आपके यहाँ पे तरक्की होती हुई दिखाई देगी तो मुमकिन है इंडिया भी कहेगा कि हाँ भाई, हम अब बैठ के इनसे और कोई बात करते हैं। जब जब बात थोड़ी लंबी हो गई है, जब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान इन माजी के अगर आप 25-30 सालों को उठा के देख लें, हमारे दरमियान कोई फॉरेन सेक्रेटरी लेवल के ऊपर, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे जब भी कोई हमारे दरमियान पेशरफ्त होती है, कोई टॉक्स होने लगती है, कुछ समिट होने लगता है, भले ही वो साग का हो या कुछ और, तब तब ये जो आपके यहाँ से दहशतगर्द तंजीमें हैं, जैश ए मोहम्मद से लेके लश्कर ए तैयबा, ये आके और हिंदुस्तान में बेगुनाहों का खून बहाते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर हमने आगे बढ़ना है, तो हमें इन तंजीमों पे कार्रवाई भी करनी होगी और ये पाकिस्तान के लोगों के मफाद में भी है और इस खित्ते के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में भी है कि इन लोगों से हम जान छुड़ाएं। ये एरा जो है, मैं सच में मोदी साहब की इस बात का इतना बड़ा फैन हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिनके बारे में पाकिस्तान से कभी भी, आपको तो हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आई हैं, मुझे तो उनके उनके बारे में एक भी पॉजिटिव आज तक बात सुनने को नहीं मिली। वो आदमी आपसे जंग नहीं करना चाहता। उसने अपनी पूरी जो उनका जो पॉलिटिकल बेस है, उसको ताक पे रख के नवाज शरीफ साहब को अपने यहाँ पे ओथ सेरेमनी में बुलाया। वो उनके घर भी गए, बदले में उन्हें पठानकोट मिला, उसके बाद उड़ी मिला, फिर पुलवामा मिला, अब पहलगाम मिला है। उन्होंने भी हिंदुस्तान के लोगों को ये महसूस कराना है कि उनकी गवर्नमेंट के हाथों में ये मुल्क जो है, ये सेफ है और वो उन्हें भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो जब तक दहशतगर्दी होती रहेगी, सॉरी टू से सर, बड़ी ही माजरत के साथ, इंडिया जो है, आप उससे कोई तवक्को ना रखें कि कोई आपसे आपसे कोई बैठ के किसी भी किस्म की गुफ्तगू होगी। आप मजबूर नहीं कर सकते हैं किसी को टॉक्स के लिए बाय यूजिंग टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। शुक्रिया जी। भट्ट साहब, मैं अब्दुल बासित साहब जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उनका एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये अप्रैल 29 का है। वो ये कहते हैं कि पहलगाम क्लियरली शोज जम्मू एंड कश्मीर is the real dispute between Pakistan and India. Unless this dispute is resolved, there is no peace in South Asia, period. यानी अल्टीमेट फाइनलिटी के साथ उन्होंने ये बात कर दी है। और ये जो बात है, मेरे ख्याल में, आप शायद डिसएग्री करें, हमारा जो नेशनल नैरेटिव इस वक्त बन गया है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पहलगाम, उसको कंट्राडिक्ट करती है बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से। यानी यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। एक तरफ आप ये कहें कि जी ये फॉल्स फ्लैग था, दूसरी तरफ आप ये इसको एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं एज इफ इट वाज अ लेजिटिमेट एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हाउ कैन यू हैव इट बोथ वेज? देखिए, इसमें मैं बेसिक फॉल्ट जो है वो इंडिया के पार्ट पे समझता हूँ, मोदी सरकार के पार्ट पर समझता हूँ। पहलगाम के अंदर इतना बड़ा टेररिज्म का वाकया हो जाता है और मैं पर्सनली वो जो 26 मासूम लोगों की जान गई है इसके अंदर, मैं ज़ाती तौर पर उसको कंडेम करता हूँ। मुझे बहुत दिली दुख हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो बेचारे अपने घरों से वहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आए हुए थे, बच्चों के साथ थे, और फिर दहशतगर्द आते हैं, टेररिस्ट, और उनका नाम पूछते हैं, उनका रिलीजन पूछते हैं, और फिर उनको वो सफाकी के साथ उनका कत्ल कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि 10 मिनट्स के अंदर आप ये इस वाक़े के होने के बाद आप ये डिटरमिन कर लेते हैं कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ है और कैस्ट्रेशन जो है वो अक्रॉस दी बॉर्डर हुई है और इसमें पाकिस्तान जो है मुलव्वस है। मैं इंडियन एजेंसीज जो हैं, और रॉ का बड़ा नाम है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक हो गया,
मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपको 10 मिनट्स के अंदर अंदर ये पता चल सकता था कि ये जो टेररिज्म का वाकया पहलगाम के अंदर हुआ है, इसकी जो रूट्स है वो पाकिस्तान के अंदर है, तो 10 मिनट्स पहले आपको क्यों ना पता चला? आपने उनको क्यों ना रोका? आपकी वो इंटेलिजेंस फेलियर जो है, वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 10 मिनटों के अंदर आप पाकिस्तान के ऊपर ये एलिगेशन लगा देते हैं कि उन्होंने वहाँ से इसको ऑर्केस्ट्रेट किया है, यहाँ से स्पॉन्सरशिप हुई है। तो आपके अंदर अगर इतनी कैपेबिलिटी है, तो आप उसको पहले क्यों नहीं रोक सकते? तो इस वजह से ये पाकिस्तान की मजबूरी थी कि, और स्पेशली मैं अपनी गवर्नमेंट जो है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उनके ऊपर जब इंडिया की तरफ से ये एलिगेशन आया कि ये आपने इसको स्पॉन्सर किया है, तो उन्होंने कहा जी आप इसकी इंक्वायरी करवा लें। आपको दुनिया की जिस इंटरनेशनल एजेंसी के ऊपर आपको यकीन, आप उनसे करवा लें। आप इनकी इम्पार्शियल इंक्वायरी करवा लें, और अगर उस इंक्वायरी के अंदर, उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमिनेड हो जाती है, तो हम उसके लिए जवाबदेह होंगे। देखिए बात पता क्या है, आप सारे का सारा जो है ना, वो गंद जो मैं कहूँगा इसको, फिल्थ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं। 2001 से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, इंसर्जेंसी चल रही है। आपको पता है 77,000 पाकिस्तानीज उन्होंने अपनी जान पे दी हैं। यहाँ पर एपीएस का वाकया हुआ है, उसमें मासूम बच्चे जो हैं वो, उनको उनके साथ ब्रूटलाइजेशन हुई है, ठीक हो गया। यहाँ पे अभी रिसेंटली आपको पता है कि जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ है। क्या वहाँ पर जब वो मुसाफिरों को नीचे उतारा है दहशतगर्दों ने, तो क्या उन्होंने उनकी एथनिसिटी नहीं पूछी? क्या उन्होंने उनसे नहीं पूछा कि आप पंजाबी हैं, आप कौन हैं, आप मुसलमान हैं, आप गैर मुसलमान हैं? पहलगाम के अंदर जो लोग के साथ, लोगों के साथ, मासूम लोगों के साथ सफाकी हुई है, मुझे बहुत दुख है, मैं कंडेम कर रहा हूँ। लेकिन यार जो इधर जो जाफर एक्सप्रेस वाले हैं, जो एपीएस के अंदर वाकया हुआ है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? अब देखिए, ब्लेम दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। हमारी जो, मेरी इस वक्त ज़ाती तौर पर अंडरस्टैंडिंग है अपनी डीप स्टेट के बारे में, और ये याद रखें डीप स्टेट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, डीप स्टेट जो है वो इंडिया के अंदर भी मौजूद है। इनकी इस वक्त प्रायोरिटी टेररिज्म नहीं है भाई। ये जितना मैं मीडिया को क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, अपनी जो सिविल और मिलिट्री क्यादत है उसकी साइकोलॉजी को समझ रहा हूँ। हम 2-3 दफ़ा भाई इकोनॉमिक डिफॉल्ट पे पहुंच चुके हैं, 2-3 दफ़ा। हमारी इकोनॉमिक जो डिटीरियोरेशन है वो अपनी आखिरी हदों को छू रही है। टेररिज्म जो है वो हमारी इस वक्त प्रायोरिटी नहीं हो सकती, माजी में हो सकती है, मैं इसकी कोई कसम नहीं देता, और ना ही मैं माजी में जो इंडिया के पार्ट पर जितनी भी सस्पिशंस मौजूद हैं उसकी कसम दे सकता। लेकिन इस वक्त हमारी प्रायोरिटी जो है, हमारी जो क़यादत है उसकी प्रायोरिटी है इकोनॉमिक रिकवरी, कि इकोनॉमी को सही ट्रैक के ऊपर डाला जाए। और वो इस हवाले से, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो इस हवाले से इंडिया से भी इसी तरह के जज्बात का चाह रहे हैं कि उधर से भी इजहार हो कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो मसाइल मौजूद हैं, और जिसमें टेररिज्म भी है, जिसमें कश्मीर जो है कोर इशू है, तो दोनों मुल्क जो हैं वो एक टेबल के ऊपर बैठें, निगोसिएशंस करें और डायलॉग के जरिए इस मसले को हल करें। लेकिन मोदी साहब का जो रवैया है, और जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, सॉरी टू से, वो थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म की तरफ माइल हैं, ठीक है। और उनके अंदर एक एरोगेंस हमें नज़र आता है, ह्यूब्रिस नज़र आता है, और वही जो है अब वो इंडियन सोसाइटी में ट्रांसफ़र हो गया, शिफ्ट हो गया। वही हमें वहाँ के मीडिया के अंदर नज़र आ रहा है, जिसको मैं बार बार यहाँ पे इसका इज़हार कर रहा हूँ कि उनके अंदर एरोगेंस इतना है कि वो कहते हैं नहीं, हम आपके साथ तो बात ही नहीं करना चाहते, हम दुनिया की 4th या 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, और आपकी क्या औकात है, आप एक भिखारी हैं, आप टेररिस्ट हैं, आप लोगों के पास पैसा मांगने जाते हैं। भाई आप तो चल ही नहीं सकते अगर आप IMF से भीख ना ले लें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम इकोनॉमिकली नहीं चल सकते, हम IMF के पास बार बार जाने मजबूर हैं, हम एक ट्रांश के लिए उनके तरले कर रहे होते हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त, मिनट सर, जस्ट मिनट, मुझे लगता है आपका कनेक्शन जो है ना, इट इज वीक, उसका जरा देखेंगे कितनी स्पीड आ रही है। आप तो, मेरे यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, अच्छा ठीक है, चलें, चले प्लीज। अच्छा, आप हाथ खड़ा कर रहे थे क्या अरविंद? एक और बात, नहीं, एक अपनी बात खत्म कर ले, फिर करता हूँ बात। ठीक है जी देखिए, बात पता है क्या है, बात है दिल बड़ा करने की, बात है जो हमारे अंदर फॉल्ट हैं
उनको मानने की जो खामियां हैं, और ये काम दोनों अतराफ की जो क़यादत है, मिलिट्री और सिविल क़यादत दोनों अतराफ की, उनको ये तस्लीम करना चाहिए कि कहाँ-कहाँ पे खामियां हैं। आप देखें, आपको अजमल कसाब याद आ जाता है, आपको कलभूषण यादव जो हैं वो याद नहीं आते। अगर अजमल कसाब वहाँ पे टेररिज्म कर रहा था, और वो एक मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि उसमें टेररिस्ट जो थे उनको आपने एलिमिनेट कर दिया। वो बंदा बचा जो पाकिस्तान से बिलोंग करता था एक गांव से, ठीक हो गया। आप हम तो उसके गांव में पहुंच गए, नजम सिटी साहब उसके गांव में गए, उसका सारे का सारा जो था हदूदरपा निकाल के ले आए। लेकिन एक दफा कलभूषण यादव के बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि वो वहां पर बलूचिस्तान के अंदर क्या कर रहा था। आपको और मुझे बड़ा एतराज, आपसे ज्यादा मुझे एतराज है पाकिस्तान के ऊपर कि अगर जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे मौजूद थे, अगर लश्कर तैयबा या जमात दावा वाले यहाँ पे मौजूद थे, तो मैं फिर अपने इंडियन भाइयों से ये भी पूछता हूँ कि BLA जो है और वहाँ पे जो TTP है, तो वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताएं कि जिस बड़े पैमाने के ऊपर वो वहाँ पे टेररिज्म के एक्शंस कर रहे हैं, वो बगैर स्पॉन्सरशिप के हो सकता है? आपको अपने हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो हम आज इतना इनसिक्योर नहीं है जितना, सॉरी, ईस्टर्न बॉर्डर इतना इनसिक्योर नहीं है जितना वेस्टर्न बॉर्डर हो गया है। अमेरिका 2001 में बलूचिस्तान के अंदर आता है, और आपको पता है कितने कॉन्सुलेट जो है हमारी सरहद के साथ साथ आप वहाँ पे डेवलप कर लेते हैं, पूरी एक चेन बन जाती है। और फिर हमने आपको 2020 में डॉसिए दिया है, उसमें सारे एविडेंसेस दिए कि आप बलूचिस्तान के अंदर ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं, और टेररिस्ट के जो हाइडआउट्स जो हैं वो वहाँ अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, और वहाँ पे रॉ और दूसरी इंडियन एजेंसीज जो है वो उनको स्पॉन्सर कर रही हैं, उनको फंड्स प्रोवाइड करती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं। उस डॉसिए के अंदर सब कुछ मौजूद है। लेकिन मुझे ये बताएं कि थोड़ा मैं अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं लिखता भी हूँ इसके ऊपर, लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अपने इंडियन फ्रेंड से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो भी देखें कि उनके अंदर खामियां कहाँ पे मौजूद हैं। आखिरी बात फिर लंबी हो गई है। मेरे दोस्त ने कहा कि टू नेशन थ्योरी जो है, देखिए मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हिंदू और मुस्लिम अगर 1000 साल से रह रहे हैं तो अब भी रह सकते थे, भाई ब्रिटेन के जाने के बाद भी तो हम रह सकते थे। लेकिन देखिए उसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल करें। आर्य समाज की जो मूवमेंट थी वो मेरी चलाई हुई नहीं थी, वो स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे उनकी थी। शुद्धि की जो तहरीक थी, मैं आपके जरा थोड़ी सी मेमोरी रिफ्रेश करना चाहता हूँ। शुद्धि की तहरीक ये थी कि इंडिया के अंदर जितने मुसलमान और जितने क्रिश्चियंस हैं वो कन्वर्टेड हैं, उन्होंने अपना रिलीजन जो है, उनके एंसेस्टर जो थे उन्होंने कन्वर्ट किया था, तो उनको दोबारा से वापस लाया जाए। आप मुझे बताएं कि 1875 के अंदर जो तहरीक चली है उर्दू को, कि जी उर्दू को रिप्लेस करें हिंदी के साथ, और पर्शियन जो स्क्रिप्ट है उसकी जगह पे आप लेके आए देवनागरी, वो मेरी चलाई हुई नहीं थी, वो आपके बड़ों की चलाई हुई थी। और फिर आप देखें कि 1915 के अंदर गालबन हिंदू महासभा जो है वो आपने बनाई है, और उसके बाद ये RSS जो है वो 1925 के अंदर आई है। तो इनका फलसफा देख लें क्या है। वो कहते हैं जी हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज ओनली, हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज ओनली, और जो यहाँ पे दूसरे मज़हब के लोग हैं वो कन्वर्टेड हैं और उनको दोबारा रिकन्वर्ट करना चाहिए हिंदुइज्म की तरफ। तो ये वो माइंड सेट है जो मोदी साहब ने अडॉप्ट कर लिया है, और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो नेहरू फैमिली थी वो इस माइंड सेट को थोड़ा अपने उससे एक डिस्टेंस पे रख रही थी। उन्होंने यहाँ पर एक सेकुलरिज्म को बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी थी, और ये वो टाइम था जब इंडिया ने अपने दुनिया का बेहतरीन आर्ट क्रिएट किया है। सर आपका डांस, आपका म्यूजिक, बात करें जी आपकी सिंगिंग, आपके मतलब जी वो मार्वलस था। लेकिन जब जी से मोदी सरकार, सर आखिरी बात, मोदी साहब जब से इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने वो सेकुलरिज्म की जगह पे हिंदुत्व का फलसफा जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। उनकी तकरीर से मुझे आज तक, आप फरमा रहे होंगे, ठीक कर रहे होंगे, मुझे आज तक ठंडी हवा नहीं आई है। वो हमेशा पाकिस्तान को धमकी देते हैं, वो हमेशा पाकिस्तान को तड़ी लगाते हैं, और वो पाकिस्तान को इस काबिल ही समझते हैं कि उनके साथ बैठकर बात की जाए। जी भट्ट साहब, एक तो बात आपने की कि अब हमारी तरजीह जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते टेररिज्म। पिछले की आपने कहा आप कसम नहीं खाते, तो सर क्या 93 में जब बंबई पे पहला हमला हुआ
उस वक्त पाकिस्तान की तरजीह इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी। जब 2001 में इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उस वक्त पाकिस्तान की तरजीह इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी। फिर कश्मीर की असेंबली पे अटैक हुआ 2001 ही में, उस वक्त पाकिस्तान की तरजीह इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी। 2008 में बंबई पे हमला हुआ, उस वक्त भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी तरजीह नहीं थी। कब ये हमारी तरजीह बनी, कब हमने सोचा कि भाई इनफ इज इनफ, अब हमने ये काम नहीं करना? 2004 में सर जनरल मुशर्रफ ने 2004 में जनरल मुशर्रफ ने लिख के दिया, जिसपे हमारे फॉरेन ऑफिस के बहुत से लोग नाराज भी हैं, आज भी नाराज हैं कि उन्होंने क्यों लिख के दिया कि हमारी टेरिटरी जो है इंडिया के खिलाफ किसी भी मिलिटेंट एक्शन के लिए, किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और सर जहां तक आपने शुद्धि की बात की, ये मैंने बहुत आर्गुमेंट सुना है, पाकिस्तान में बहुत लोग ये आर्गुमेंट देते हैं। सर आपको पता आर्य समाज इज अ मार्जिनल मूवमेंट इन इंडिया। कितने लोग हैं आज जो इंडिया में आर्य समाज को मानते हैं, और शुद्धि में कितने मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाया गया। हिंदुइज्म तो प्रोलेटाइजेशन को, कन्वर्जन्स को इनकरेज नहीं करता। तो हमारे यहाँ जो मूवमेंट्स चली, तबलीगी मूवमेंट और ये मूवमेंट और वो मूवमेंट, उनके बारे में क्या ख्याल है? और फिर ये देखिए हिंदुओं की वास्ट मेजॉरिटी ने, हिंदू जो ये थे रिवाइवलिस्ट, हिंदू महासभा का पैगाम एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने आरएसएस का पैगाम एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कांग्रेस का पैगाम एक्सेप्ट किया, उनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने। हमने उसको क्या कहा? तुम तो फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो। जना साहब का बयान है, गांधी जी जो है मुसलमानों को क्रश करना चाहते हैं। ये हम बच्चों को पढ़ाते हैं सर। जी अरविंद आप बताइए। अच्छा किया चौधरी साहब, आपने बता दिया काफी कुछ है, वरना तो भट्ट साहब ने जितनी लंबी गुफ्तगू की है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां से बात शुरू करूं और कहां पे ले जाके खत्म करूं। मेरा भी पहला सवाल इनसे यही था कि ये कब जाकर आपने फैसला किया कि नहीं भाई, अब हम दहशतगर्दी के रास्ते पे ना चल के अब हमारी पूरी तरजीह कौम की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ये तब आपने रियलाइज किया जब दुनिया ने आपको ये बावर कराया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए, और पहली मर्तबा नहीं आए हैं आप फैटफ के अंदर, मल्टीपल टाइम्स you've been called out for your terror related funding and activities. इंडिया को क्यों नहीं किया गया ये काम? आप कहते रहे जितना ही मर्जी, आरएसएस, हिंदू महासभा, और ये नाम सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं ये सब नाम। अब मेरी बारी है, जरा सुन लें आप। बट सर प्लीज इंटरप्ट ना करें प्लीज, आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। सॉरी सर। तो ये बात ये है कि कब हिंदुस्तान की किसी भी तंजीम को या किसी फर्द को यूनाइटेड नेशंस ने अपनी 1267 सैंक्शंस कमेटी ऑन अल कायदा एंड दाइश जो उन्होंने बनाई, जिसके तहत उन्होंने डिक्लेयर किया कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी टेरर फाइनेंसिंग होगी, टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले इंडिविजुअल्स होंगे, तंजीमें होंगी, उन सब के ऊपर इनके तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इंडिया से एक भी इंडिविजुअल, एक भी ऑर्गेनाइजेशन आप अभी जाके यूनाइटेड नेशंस के 1267 सैंक्शंस कमेटी की लिस्ट पर देखें, नहीं मिलेगा। आपके मुल्क से 150 हैं, किस किस को बताते फिरेंगे। इसी वजह से पासपोर्ट की रैंकिंग इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया के बराबर है। हमने कोई, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग कोई जो है स्वीडन या कुछ सिंगापुर के बराबर नहीं है, मगर बीच में तो है कहीं ना कहीं पे। हमारा एक स्ट्रगल है 80 साल से, वो उस पर हम चल रहे हैं। लेकिन हमें खुशी है कि आप इल्जाम लगाते रहे, मोदी साहब ये हैं वो हैं फलाना ढमकाना, 11 साल हो चले हैं उनको आए हुए। एक भी तंजीम की हमारे यहां से उठा के यूनाइटेड नेशंस ने बैन नहीं लगाया इस तरह से। अब बात आती है आपका ये कहना कि जी बलूचिस्तान के बारे में, तो बलूचिस्तान में आपने कहा, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हिंदुस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया। ठीक है, क्या हिंदुस्तान में से किसी ने उठ के ये कहा कि तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पाकिस्तानियों ने खुद कराया है? अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो चुप रहना सीखें, चुप रहना सीखें। किसी ने ये नहीं कहा ये खुद मरवा रहे हैं। फिर रहा सवाल ये, अगर मैं पाकिस्तान का हुक्मरान होता तो मैं बलूचिस्तान के आवाम का जो असल मुतालबा है, उनकी जो जमीनें हैं, उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उन पे हक मलकियत का है, आज से नहीं है, अरसे दराज से है, मैं उसको एड्रेस करता। जब वो एड्रेस होता तो उसके साथ साथ अवाम के साथ एक मुफाहमत का, रिकंसिलिएशन का एक प्रोसेस स्टार्ट करता, जिसमें मैं ये कहता कि इतने बंदे हैं हमारे पास जो हमने
ये जो मैं कहते हैं ना कि जी फोर्स्ड जो वहां पे डिसअपियरेंस होती हैं, जिसके लिए खवातीन मर्द बच्चे आके और प्रोटेस्ट करते हैं, जिनके ऊपर वाटर कैनन चलाई जाती है, मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन ये देखा है मैंने भी। तो उनके साथ कोई बैठ के आप डायलॉग करते और वहां से बात आगे बढ़ती। हिंदुस्तान के अंदर भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी रही है बड़े सालों तक, लेकिन आखिरकार यही मोदी साहब हैं जिन्होंने 2015 का नागा पीस अकॉर्ड किया। उनके जो जायज मुतालबात थे उनको तस्लीम किया और एक डायलॉग के जरिए वहां पे इंसर्जेंसी को भी खत्म किया और उन लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फोल्ड में भी लेकर आए। तो ये आपकी कमी है। फिर मैं ये कहूंगा कि आप कह रहे थे जी इतने कौंसल खाने बनाए हुए थे, बॉर्डर के पास है, ये है वो है। आपकी आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, किया होगा चले, लेकिन उस वक्त अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, उससे पहले हामिद करजाई की गवर्नमेंट थी, जो दोनों ही आपको नापसंदीदा हुकूमतें थी अफगानिस्तान में। फिर 2021 में आपके लफ्ते जिगर, आपके चहेते, आपके लाडले तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमत में आए। वो तालिबान कोई हिंदुस्तान के दारुल उलूम देवबंद में तो नहीं बैठे थे कि जहां से हिंदुस्तान ने उनको पिक किया और एयरलिफ्ट करके अफगानिस्तान में ड्रॉप कर दिया। भैया आपके शहरों में थे वो, आपके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में उनकी बड़ी लीडरशिप रहती थी। वहां पे उन्होंने बच्चों के बाद बच्चे पैदा किए, अच्छी खासी जिंदगी बिताई 20-25 साल, और जब उनका वक्त आया जो जाके और वहां पे बैठ गए। अब हुकूमत किसकी है? अब हुकूमत अफगान तालिबान की है। वो अफगान तालिबान जिनके लिए 2 दहाइयों तक आप ये कहते रहे कि ये गुड तालिबान हैं और ये जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं ये बैड तालिबान है, टीटीपी वाले। तो वो जो गुड तालिबान और बैड तालिबान की मिसालें कोई नरेंद्र मोदी तो नहीं देता था, वो तो आप देते थे, आपके हुक्मरान देते थे। तो फिर क्या हुआ? तो डीजीआईएसपीआर आपके साबिक फैज हमीद साहब चाय के प्याले पे गए हुए थे, बता रहे थे दुनिया को एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अंडर कंट्रोल, डोंट वरी अबाउट इट। तो फिर क्या हुआ? कोई इंडिया का एनएसए तो नहीं गया था वहां पे अजीत दोवल दुनिया को बताने के लिए कि जी हम आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। वो आपके डीजीआईएस आए थे। वो आपने, इमरान खान ने कहा था कि मैं अफगान कौम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं, तो गुलाम वो आजाद हुए हैं। तो आज जो हुकूमत वहां बैठी है उसको तो आपके साथ ताउन करना चाहिए था, उसको अपनी सरजमी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देने चाहिए थी। हम तो जब अपने काउंसिल खाने, अपनी एम्बेसी काबुल में बंद करके एयरलिफ्ट कर रहे थे अपने लोगों को, तो पाकिस्तान में तो शादियाने बजाए जा रहे थे। पाकिस्तान में तो यह कहा जा रहा था कि देखो देखो हिंदुस्तानी वहां से भाग रहे हैं और अब हमारे बंदे वहां पर आ गए हैं, अब सब ठीक होगा। सर, माजरत के साथ आपका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन है ना इस खित्ते को लेके, या अपने मुल्क को और अपने हमसाए वेस्ट में अफगानिस्तान को लेके, आप उसमें भी फेल हो गए हैं। आपसे मैं ये पूछूं, आपके हुक्मरान अभी जो थे, क्या नाम है जी इनका, ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा स्काई न्यूज के इंटरव्यू में, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा स्काई न्यूज में इंटरव्यू में कि हमारा दहशतगर्दों के साथ में एक माजी रहा है, एक पास्ट रहा है। वो शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए? आप कैसे किसी दूसरे को इल्जाम दे सकते हैं? किसी का जिहाद, किसी की लड़ाई, कौन कहां पर आया? यार मैं अगर पाकिस्तानी होता मैं जाके पूछता कि हमें बंदूकें क्यों दी तुमने? तुम हमारे हुक्मरान थे, पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट के तौर पे बना था, मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए बना था। तुमने हमारे हाथों में, जब हमें कोई काम देना चाहिए था, कोई हमें किताबें देनी चाहिए थी, सेहत देनी चाहिए थी, तुमने हमें बंदूकें क्यों थमाई? ये ठीक वैसे ही है कि मैं 10 कत्ल करके और 30 साल बाद जाके अपने वालिदैन के सामने खड़ा हो जाऊं और ये कहूं हाँ अब्बा जी मैंने 30 साल पहले कत्ल किए थे, माजरत है उसके लिए, लेकिन अब मैं घर आ गया हूं। मुझे कानून उसकी सजा देगा। ये जो जिल्लत, ये जो रुसवाई आप उठा रहे हैं, ये आपने बोया है।
आप वही फसल काट रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इंडिया पाकिस्तान की डिबेट आपको काफी पसंद आएगी। खासकर जिस तरीके से अरविंद सहारन ने मुंह तोड़ जवाब दिए आपको काफी पसंद आए होंगे। और सोहेल भट्ट को भी मैं सिर्फ इतना जवाब देना चाहूंगा, क्या सेक्युलरिज्म का ठेका सिर्फ भारतीय और हिंदू ने उठा रखा है? और बात की उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की। अगर मोदी अपने एक्सट्रीमिज्म पे आ गया ना तो अभी तो सिर्फ तुम्हारा पानी और खाना बंद हुआ है, वो हवा भी बंद कर देगा। और सही कहा, अब ये वो भारत नहीं है, ये पुराना भारत नहीं है। भारत अब सेकुलरिज्म से बाहर आ चुका है और 100 करोड़ हिंदू जाग चुके हैं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और इंटरेस्टिंग डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।